आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके चैनल ओएस फ्री लर्निंग में। तो बच्चों, जैसा कि आपने इससे पहला वाला जो वीडियो था, हमारा जो हिस्ट्री का टॉपिक था द ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857, वो जरूर देखा होगा। आई होप कि आपको वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो फिर से नर्वस सिस्टम के ऊपर मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। पिछला मैं 2 लेसन ले चुका हूँ, 2 पार्ट कंप्लीट हो चुका है नर्वस सिस्टम का, क्लास 8 का आईसीएसई सीबीएसई के लिए। तो चलिए फिर आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो नर्वस सिस्टम का पार्ट 3 में बनाने वाला हूँ, जिसमें हम लोग कुछ अलग टॉपिक्स थोड़ा हट के उसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं। तो चलिए फिर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। लेट्स गो। और हाँ बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये भी बोल दूं कि जिन बच्चों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल एज हिट द बेल आइकन सो दैट एज सून एज आई अपलोड माय वीडियोस इट विल रीच यू एट फर्स्ट। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो बच्चों जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने सीएनएस के बारे में पढ़ाई किया था। नर्वस सिस्टम का 3 पार्ट्स होता है, 3 मेन डिवीजन होता है, सीएनएस, पीएनएस और एएनएस, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा वाला है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो बच्चों आज हम लोग पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में जानेंगे कि उसका कौन कौन सा डिवीजन होता है या उसमें कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं, इंक्लूड करता है। तो उससे पहले हम लोग ये समझ लें पीएनएस के पार्ट्स के बारे में, या पीएनएस को समझने से पहले आज हम लोग समझेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, क्योंकि उस दिन मैंने अपने लेक्चर में स्पाइनल कॉर्ड को इंक्लूड नहीं किया था। तो मैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको आज देना चाहूंगा, क्योंकि इससे भी सवाल आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ सकता है इससे। तो बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शनल एरिया बना लिया है, क्रॉस सेक्शन बना लिया है। सबसे पहले मैं आपको इसे एक्सप्लेन करने से पहले ये समझा दूं बच्चों की क्रॉस सेक्शन किसे कहते हैं। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ ये मार्कर को एक पाइप, ये एक पाइप है और ये जो है इसका एरिया, यहाँ पे छेद है, यहाँ पे हालांकि छेद नहीं है लेकिन मैं मान लेता हूँ, हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे छेद है। अब ये जो छेद है, अब इसके अंदर का जो एरिया होगा, इस छेद के अंदर का जो एरिया होगा, उसी को हम लोग कहते हैं दैट इज नोन एज क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया। अब चलिए हम लोग स्पाइनल कॉर्ड के बारे में समझ लेते हैं और कैसे कैसे सवाल आएगा ये भी समझ लेते हैं। तो आप लोग, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास ये सेम किताब है तो इसे निकाल कर बैठ जाएं, क्योंकि मैं जो जो पॉइंट्स बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है उसे अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे सवाल आएगा एग्जाम में। और अगर ये बुक आपके पास नहीं है बच्चों तो भी कोई बात नहीं है, टॉपिक सेम रहता है, कोई भी बुक रहे, डजंट मैटर। You just have to copy down, you just have to note those points which I am telling you, which I am gonna ask you to do, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं ये बता दूं बच्चों कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो लॉन्ग अनसेगमेंटेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर ये पूछ दे नेम द फॉलोइंग में, नेम द लॉन्ग अनसेगमेंटेड स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग फ्रॉम मेडुला ऑब्लोंगाटा। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले जो इससे सवाल आ सकता है कि लोकेशन क्या है। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको बच्चों कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये आपका एक्सटेंड करता है, एक्सटेंड्स फ्रॉम मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है, एंड रन्स थ्रू द लेंथ ऑफ द बैकबोन। आप लिख सकते हैं रन्स थ्रू the whole length of backbone, ठीक है बच्चों, that's the whole length of backbone to the end of VB। ये होगा इसका लोकेशन, यही होगा इसका आंसर। आई होप कि आपको इतना इसमें लिखना जरूरी है। इसमें आप छोटा सा सिर्फ इतना अगर लिख देंगे कि एक्सटेंड्स फ्रॉम मेडुला ऑब्लोंगाटा, तो शायद टीचर पे डिपेंड करता है कि वो मार्क्स नहीं भी दे सकता है। इसलिए आपको ये लिखना जरूरी है कि ये मेडुला ऑब्लोंगाटा से शुरू होता है, रन्स थ्रू द होल लेंथ ऑफ द बैकबोन, पूरा जितना हमारा बैकबोन का जो लेंथ होता है उसमें रन करता है, और कहाँ पे जाकर एंड करता है, हमारे वर्टिब्रल कॉलम के एंडिंग पर जाकर एंड करता है। यानी हम लगभग यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे उसका एंडिंग होता है। वर्टिब्रल कॉलम जहाँ पे खत्म होता है वहीं पे हमारा स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाता है बच्चों। तो चलिए ये तो पहला सवाल था। और नेम द फॉलोइंग में भी अगर ये सवाल पूछ दे कि इट इज अ लॉन्ग अनसेगमेंटेड स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग फ्रॉम मेडुला ऑब्लोंगाटा, सो स्ट्रेट फॉरवर्डली यू कैन आंसर दैट इट इज स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारा दूसरा हिस्सा होता है बच्चों सीएनएस का। पहला मैंने बता दिया था आपको ब्रेन होता है। अब चलिए बच्चों मैं ये भी बता दूं कि और कैसे सवाल पूछा जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने ब्रेन के बारे में पढ़ा था कि इट इज प्रोटेक्टेड, वो भी उसमें भी मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेनियस कवरिंग होता है जिसको मेनिंजस कहते हैं।
तो बच्चों इसमें भी मेम्ब्रेनियस कवरिंग होता है स्पाइनल कॉर्ड विच इज नोन एज मेनिंजेस सेम। तो चलिए पहले मैं इसे मिटा देता हूं ताकि लिखने में आसानी। तो बच्चों अब दूसरा सवाल हमारा ये है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा वो 3 मेम्ब्रेनियस कवरिंग से प्रोटेक्टेड रहता है, 3 मेम्ब्रेनियस कवरिंग से प्रोटेक्टेड रहता है। एमसी लिख रहा हूं, मेम्ब्रेनियस कवरिंग, जिसे हम लोग कहते हैं मेनिंजेस। ठीक है, ये आंसर होगा आपका नेम द फॉलोइंग का, ये 1 मार्क्स का सवाल है बच्चों। इसके बाद जो दूसरा सवाल है, फिर वही सेम सवाल जो हमारा ब्रेन में आया था कि इन मेनिंजेस, ये जो मेम्ब्रेनियस कवरिंग्स है, इनके बीच में फ्लूइड होता है। ठीक है, इन मेम्ब्रेन्स के बीच में, यानी कि मेनिंजेस के बीच में, जैसे कि मैंने बताया आपको 3 मेम्ब्रेन होता है, तो तीनों के बीच में क्या होता है, फ्लूइड होता है। ठीक है बच्चों, और उन फ्लूइड को कहते हैं हम लोग सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये दूसरा सवाल है बच्चों, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स। ठीक है, अगेन अब देखिए बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड, जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर ये सवाल ट्रू फॉल्स में आ जाए कि स्पाइनल कॉर्ड इज हॉलो फ्रॉम इनसाइड, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। स्पाइनल कॉर्ड जो है बच्चों वो अंदर से खोखला होता है, उसके अंदर कुछ नहीं होता है, वो अंदर से बिल्कुल खोखला होता है। और मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर एक कैविटी होती है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड कंटेन्स अ कैविटी इनसाइड, ये जो आप देख रहे हैं यही कैविटी है, एंड इट इज कॉल्ड, दिस कैविटी इज कॉल्ड सेंट्रल कैनल। ठीक है, तो इस कैविटी को हम लोग कहते हैं सेंट्रल कैनल। अगेन 1 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, तो इस कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, कैविटी को कहते हैं सेंट्रल कैनल। ये हमारा अगला सवाल था, 1 मार्क्स का, नेम द फॉलोइंग का सवाल था। अब और क्या सवाल आ सकता है बच्चों, अब देखिए ये जो सेंट्रल कैनल है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो सेंट्रल कैनल है ये हमारा सराउंडेड है एक एच शेप एरिया से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा एच टाइप का लग रहा है, ये एच टाइप का लग रहा है हल्का सा, हाउएवर ये बहुत ज्यादा एच की तरह नहीं लग रहा है, लेकिन ये एच की तरह फिर भी कहीं ना कहीं एक हद तक लग रहा है। तो अब ये एक एच शेप एरिया से सराउंडेड होता है बच्चों। अब देखिए ग्रे मैटर जो होता है उसमें सेल बॉडी होता है न्यूरॉन्स का। ग्रे मैटर मैंने आपको बताया था, ब्रेन में भी बताया था ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर के बारे में। अब जैसा कि ब्रेन में हम लोग ऊपरी हिस्से को ग्रे मैटर बोलते थे, और यानी कि सेरेब्रम की बात कर रहा हूं, जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, उसमें सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम लोग ग्रे मैटर कहते थे, और जो अंदर का पार्ट था जो मैंने बताया था वो व्हाइट मैटर था। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है बच्चों, यहाँ के ऊपर के पार्ट को हम लोग कहते हैं व्हाइट मैटर। सॉरी, एक मिस्टेक हो गई है मुझसे, यहाँ पे मैंने ग्रे मैटर लिख दिया, ये ग्रे मैटर नहीं है, ये है आपका व्हाइट मैटर। तो ऊपर वाले हिस्से को हम लोग व्हाइट मैटर कहते हैं, और अंदर वाला जो हिस्सा है बच्चों उसको कहते हैं ग्रे मैटर। मतलब कि उसका उल्टा हो जाता है, यानी कि जो ब्रेन में हम लोगों ने पढ़ा था जस्ट उसका रिवर्स कर दीजिए कि इसमें ऊपर वाले को व्हाइट मैटर और अंदर वाले को ग्रे मैटर कहते हैं। ये सवाल भी आपका आ सकता है। अब देखिए बच्चों, आउटर पोर्शन जो होता है उसे व्हाइट मैटर, ये तो मैंने बता दिया। अब इसमें नर्व फाइबर्स भी होता है। व्हाइट मैटर कंसिस्ट ऑफ, अगर पूछेगा बच्चों व्हाइट मैटर, ये सवाल आपका आ सकता है, व्हाइट मैटर कंसिस्ट ऑफ, तो आंसर होगा आपका नर्व फाइबर्स। ये सवाल आपका पूछ सकता है। और अगर ये पूछेगा कि ग्रे मैटर में क्या होता है, तो देन यू हैव टू राइट ग्रे मैटर, जीएम से ग्रेट मैटर डिनोट करो। तो ग्रे मैटर में होता है सेल बॉडीज। सेल बॉडीज किसमें होता है, न्यूरॉन्स, सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स। तो ये आपका ग्रे मैटर में पाया जाता है बच्चों। तो चलिए फिर, ये तो था हमारा स्पाइनल कॉर्ड का एक के बारे में मैंने बताया, डिस्कस किया हम लोगों ने। अब लोग आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट है, यानी कि जो हमारा पीएनएस है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए इसे हम लोग सबसे पहले रब कर लेते हैं। पीएनएस के बारे में तो बच्चों हम लोग पीएनएस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो ये हमारा नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट है। पहला हम लोगों ने पढ़ लिया सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अब हम लोग पीएनएस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों जैसा कि हम लोगों ने सीएनएस में पढ़ा था कि इट कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, हम लोग पीएनएस के बारे में जान लें कि इसमें वो नर्व्स होते हैं जो आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से इमर्ज करते हैं। इसमें वो नर्व्स इंक्लूड करता है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से इमर्ज करता है। इमर्ज इन द सेंस स्टार्ट करता है। दोज नर्व्स व्हिच स्टार्ट, व्हिच बिगिंस, व्हिच इमर्ज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड और दे आर कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। अब देखिए बच्चों, अगर मैं ये बोलूं कि इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन होता है मैसेजेस कैरी करना इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल, जिसे हम लोग इंपल्स कहते हैं। तो ये मैसेजेस कैरी करता है टू एंड फ्रॉम द सीएनएस, टू एंड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसका काम यही है। तो चलिए बच्चों, हम लोग इसके पार्ट्स के बारे में समझ लेते हैं। इसका पहला पार्ट जो है वो मेरा क्रेनियल नर्व्स है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसमें से
नर्व्स इमर्ज करता है, इसमें नर्व्स इंक्लूड करता है दैट इमर्जेस फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो पहला जो है हमारा टाइप ऑफ नर्व वो है क्रेनियल नर्व। अगर क्रेनियल नर्व के बारे में पूछे बच्चों तो ये कितने पेयर्स में आता है? 12 पेयर्स में आता है। 12 पेयर्स, 12 पेयर इन द सेंस इसका डबल कर दीजिए, इंटू 2 कर दीजिए, दैट इज 24, यानी कि ये 12 पेयर्स में आता है। अगर ये भी सवाल आपका इन द फॉलोइंग में कर सकता है। अब ये पूछेगा कि ये इमर्ज कहां से करता है, तो ये भैया इमर्ज करता है ब्रेन से, ठीक है, ये ब्रेन से इमर्ज करता है, ब्रेन से स्टार्ट होता है। ये दोनों सवाल आपका एग्जाम में पूछ सकता है बच्चों। अब देखिए ये जो है कहां कहां तक इसका रीच है, मतलब ये ब्रेन से तो स्टार्ट करता है लेकिन जाता कहां तक, कहां कहां तक है बच्चों? तो ये हेड रीजन में जितने भी ऑर्गन्स है, हेड रीजन में जितने भी ऑर्गन्स है वहां तक इसका रीच है। रीच अप टू द ऑर्गन्स इन द हेड रीजन, हेड रीजन, HR से मैं डिनोट कर दे रहा हूं हेड रीजन, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो है हमारा बच्चों वो है हमारा स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, स्पाइनल। पहला वाला हम लोगों ने पढ़ लिया क्रेनियल, अब ये हमारा स्पाइनल नर्व्स। अब इसके बारे में पूछेगा कि इसका कितना पेयर होता है। मान लेते हैं हम लोग इसका 12 पेयर होता है बच्चों, तो इसका हमारा 31 पेयर्स होता है। ये सवाल आ सकता है आप लोगों को, इसका 31 पेयर्स होता है। और जैसे वो ब्रेन से इमर्ज करा था बच्चों, तो ये जैसा कि इसका नेम सजेस्ट करता है स्पाइनल नर्व्स, सो दिस टाइप ऑफ नर्व इमर्जेस फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये आपका स्पाइनल कॉर्ड से इमर्ज करता है और ये वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक इसका रीच है, यानी कि ये पूरे बॉडी में जितना भी हमारे पार्ट्स है वहां तक इसका रीच है, वहां तक इसकी पहुंच है, वहां तक ये जाता है, ये नर्व्स, ठीक है। सबसे पहले अगर ये पूछते हैं इमर्जेस फ्रॉम, एज द नेम सजेस्ट स्पाइनल नर्व है, तो कहां से इमर्ज करेगा भैया? स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल कॉर्ड। अब देखिए बच्चों इसका रीच कहां तक है? रीच टू वेरियस बॉडी पार्ट्स, ठीक है, वेरियस बॉडी पार्ट्स। तो ये सवाल आपको इस तरह से पूछ सकता है, या तो ये पूछेगा आपको कि ये कितने पेयर में आता है, ये कितने पेयर में आता है, वो कहां से इमर्ज करता है, ये स्पाइनल नर्व्स कहां से इमर्ज करता है, और वो कहां तक उसका रीच है, यानी टू द ऑर्गन्स इन द हेड रीजन, और इसका रीच कहां तक है, दैट इज टू वेरियस बॉडी पार्ट्स। यहां तक मैंने आपको सवाल बता दिया कि कहां कहां से ICSE CBSE सवाल कर सकता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग ये इसके बारे में, इसके बाद हम लोग ये समझ लेते हैं बच्चों की PNS का पर्टिकुलरली फंक्शन क्या है। अगर आपसे पूछ दे कि राइट एनी 2 फंक्शंस ऑफ PNS, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि फंक्शंस जो है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, अगर मैं बात करूं सबसे पहले फंक्शन की, तो ये हमारा वॉलंटरी एक्शंस में हेल्प करता है हमारा। दिस इज रिस्पॉन्सिबल, PNS इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलंटरी एक्शंस, ठीक है, वॉलंटरी एक्शंस के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था बच्चों कि वॉलंटरी एक्शंस क्या होता है, दोज एक्शंस विच आर अंडर आवर कंट्रोल। जैसे कि मैं ये हाथ हिला रहा हूं, जैसे कि मैं ये किताब लेके ऐसे पढ़ रहा हूं इसे, ठीक है, या फिर जैसे कि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ टॉपिक, ठीक है, या फिर जो भी मैं अपना मुंह चला रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, जो मेरी मर्जी से हो रहा है, दैट कम्स इनटू वॉलंटरी एक्शंस। तो ये तो इसका पहला फंक्शन था बच्चों। दूसरा फंक्शन ये है कि ये मैसेजेस कैरी करता है, इम्पल्स के फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है टू वेरियस बॉडी पार्ट्स, ठीक है, फ्रॉम द ब्रेन एंड टू द ब्रेन, ठीक है, फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स टू द ब्रेन एंड फ्रॉम द ब्रेन टू द वेरियस बॉडी पार्ट्स। देखिए बच्चों इसका दूसरा फंक्शन ये है कि ये इंफॉर्मेशन कैरी करता है फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स टू द ब्रेन, ठीक है, कैरीज मैसेजेस फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स, BP से डिनोट कर रहा हूं मैं, ठीक है, सॉरी, जल्दी, बॉडी पार्ट्स टू द ब्रेन, हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं इस शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा हूं। अब देखिए बच्चों इसके बाद क्या है कि ये जो ब्रेन है, जैसे ही इसका काम क्या था, PNS का काम था कि इसने मैसेजेस को अलग अलग बॉडी पार्ट से ब्रेन तक पहुंचा दिया, इतना इसका काम था। अब ब्रेन क्या करता है, इन मैसेजेस को वापस से भेजता है, सेंड्स द मैसेजेस बैक टू ऑल बॉडी पार्ट्स थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। अब जाहिर सी बात है कि ब्रेन जो वापस से मैसेज भेजेगा, जो इसका भेजा हुआ मैसेज था ब्रेन तक, जैसे कि मैंने बताया आपको कि इसका काम है ब्रेन तक मैसेज पहुंचा देना अलग अलग बॉडी पार्ट से। अब ब्रेन उस मैसेज को वापस से पहुंचाता है, ठीक है, थ्रू द, अब देखिए ब्रेन मैसेज कहां से पहुंचाएगा, स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाएगा, तो ये मैसेज गया ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होते हुए
टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, वापस से फिर मैसेज डिलीवर करेगा, ब्रेन पहुंचाएगा वापस से। ठीक है, इसे मिटा देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए बच्चों, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो हमें ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम को समझना है, लेकिन उसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स क्या होता है, इन चीजों के बारे में, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, उन चीजों के बारे में समझेंगे। इसे मिटा लेते हैं पहले। तो चलिए बच्चों, हम लोग ये समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। देखिए बच्चों, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ये एक क्विक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है टू सर्टेन काइंड ऑफ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई हम लोग किसे कहते हैं, चेंज को, मैं बता चुका हूं आपको पिछली वीडियो में भी। अब हम लोग बिना जाने, हम लोग जानबूझ के कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे, ठीक है, वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, टू सर्टेन काइंड ऑफ चेंज, टू सर्टेन काइंड ऑफ स्टिमुलाई। अगर कोई चेंज होता है अचानक से, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाता है और उसमें हम लोग अचानक से कोई ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है, अचानक से। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं आपके सामने इस हाथ को ले जाके, फॉर एग्जांपल मैं अपना ही कर रहा हूं, मैं ऐसे करूंगा तो ये अचानक से मैं ऐसे करूंगा, तो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देता है हमारा बॉडी, जिसमें हम लोगों के ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है बच्चों। ठीक है, उसमें सिर्फ वन एंड ओनली स्पाइनल कॉर्ड इज इन्वॉल्व। ठीक है, तो वो जो क्विक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है, क्विक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, AR से डिनोट कर रहा हूं मैं, क्विक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुलाई, और सर्टेन काइंड ऑफ स्टिमुलाई बोलूंगा, यहां मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, क्विक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू सर्टेन स्टिमुलाई। इसी को हम लोग कहते हैं बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन। ये आपका वन वर्ड में नेम द फॉलोइंग में भी आ सकता है, या दे कैन ऑल्सो आस्क यू द डेफिनेशन। अब देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। एग्जाम्पल क्या है इसका, पुलिंग हैंड्स अवे। ठीक है, पुलिंग हैंड्स अवे, ठीक है, व्हेन अ हॉट पैन इज ब्रॉट नियर यू। ठीक है, नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, व्हेन अ हॉट पैन इज ब्रॉट नियर यू। दूसरा सिचुएशन क्या ले सकते हैं, दूसरा आप मान लीजिए कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल अचानक से गाड़ी आ जाती है आपके सामने। ठीक है, कोई गाड़ी आ जाती है, so slamming of brakes or using the brakes, slamming of brakes in an emergency situation। अगर अचानक से फॉर एग्जांपल आप रोड पे जा रहे हैं, आप किसी गली से निकले और कोई गली से निकले और अचानक से आपके सामने कोई गाड़ी आ जाती है, तो ये हम लोग नहीं जान रहे थे कि कोई गाड़ी आने वाली है, तो मैंने ब्रेक लगा दिया। अब चूंकि गाड़ी आने वाली है, उस गाड़ी ने मुझे धक्का भी नहीं मारा है। ठीक है, अब देखिएगा, अगर धक्का मारता और हम लोग ब्रेक लगाते तो वो कोई और बात होती। ठीक है, लेकिन उस गाड़ी ने धक्का तक नहीं मारा है और मेरा बॉडी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स दे रहा है, अचानक से अपने आप मैंने ब्रेक मार दिया। ठीक है, तो वो चीज मुझे पता नहीं था, तो उस एक्शन को वी कॉल इट रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड बच्चों। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स। चलिए, पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स क्या होता है, पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स। तो चलिए बच्चों, इसे समझ लेते हैं हम लोग। अब देखिए, जो इम्पल्स जिस बात को फॉलो करता है एक रिफ्लेक्स एक्शन में, हम लोग जानते हैं कि हम लोग की बॉडी के अंदर जो भी मैसेजेस ट्रांसमिट होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में होता है, जिसे हम लोग इम्पल्स कहते हैं। अब वो जो इम्पल्स है वो जिस पाथ को फॉलो करेगा, पाथ विच द इम्पल्स follows during the reflex action। जो भी पाथ को इम्पल्स फॉलो कर रहा है रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म होने के दौरान, रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान जिस भी पाथ को फॉलो कर रहा है इम्पल्स, उसे हम लोग कहते हैं बच्चों पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स। ये 1 मार्क्स का आपका नेम द फॉलोइंग का आंसर है, या फिर वो डेफिनेशन भी आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, मैं आपको बता दूं कि इसमें सेंसरी, एसोसिएशन और मोटर, तीनों न्यूरॉन आपका इसमें इंक्लूडेड होता है। अब देखिए, अगर ये पूछ दे कि पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स इंक्लूड्स तीनों न्यूरॉन होता है, मोटर भी होता है, एम फॉर मोटर, एसोसिएशन भी होता है और सेंसरी न्यूरॉन भी होता है बच्चों। मोटर न्यूरॉन, एसोसिएशन एंड सेंसरी न्यूरॉन, ये तीनों इसमें इंक्लूडेड है पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स में।
अब देखिए जो एक्सन्स होता है सेंसरी न्यूरॉन का, हम लोग जानते हैं कि जितना भी न्यूरॉन हो, चाहे वो कोई भी न्यूरॉन हो, सेंसरी हो, मोटर हो, एसोसिएशन हो, सब में एक्सन होता है बच्चों। वो जो पतला सा ट्यूब जिसके बारे में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था पिछली क्लास में। अब ये जो एक्सन होता है सेंसरी न्यूरॉन में, उसका काम क्या है, वो इम्पल्स को कंडक्ट करता है रिसेप्टर से लेके स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन का जो एक्सन होता है वो इम्पल्स कंडक्ट करता है इम्पल्स को रिसेप्टर से लेके न्यूरॉन तक। अब देखिए रिसेप्टर किसे कहते हैं, रिसेप्टर अगर पूछ दे आपसे किसे कहते हैं, ये भी सवाल आपसे एग्जाम में 1 नंबर का पूछ सकता है कि जो स्टिमुलस को रिसीव करता है, ठीक है, जो भी चेंज हो रहा है हम लोगों की बॉडी में, चाहे वो इंटरनल चेंज हो चाहे वो एक्सटर्नल चेंज हो, अब जो रिसेप्टर किसे कहते हैं, रिसीव्स द, उसका काम क्या है, रिसीव्स द स्टिमुलस। ये हमारा स्टिमुलस को रिसीव करता है बच्चों। अब देखिए एसोसिएशन न्यूरॉन जो है वो एसोसिएशन न्यूरॉन कहां पाया जाता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। ये पूछ सकता है कि एसोसिएशन न्यूरॉन का लोकेशन क्या है भैया, तो ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड। और इसका काम क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन को एसेस करता है और उसको पास कर देता है मोटर न्यूरॉन तक। फिर क्या होता है, ये जो एक्सन होता है मोटर न्यूरॉन का, वो इस इंफॉर्मेशन को पास कर देता है इफेक्टर ऑर्गन के मसल तक, इफेक्टर ऑर्गन के मसल तक। ये भी आपसे पूछ सकता है बच्चों सवाल कि इफेक्टर ऑर्गन क्या होता है, या फिर नेम द फॉलोइंग में भी पूछ सकता है आपसे सवाल। अब देखिए इफेक्टर ऑर्गन का जो मसल होता है वो रिस्पॉन्ड करता है, वो इस जो इंफॉर्मेशन इसने पास किया, जो इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन के एक्सन ने पास किया इफेक्टर ऑर्गन के मसल को, तो इफेक्टर ऑर्गन रिस्पॉन्ड करता है बाय ब्रिंगिंग आउट द नेसेसरी एक्शन, ठीक है। अब ये जो पार्ट होता है बॉडी का, जो भी पार्ट बॉडी का होता है जो रिस्पॉन्ड करता है मोटर नर्व इंपल्स को, ठीक है, जो भी रिस्पॉन्ड करता है मोटर नर्व इंपल्स को, उसी को हम लोग इफेक्टर ऑर्गन कहते हैं। तो अगर ये आपका सवाल आ जाए, द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट रिस्पॉन्ड्स टू द मोटर नर्व इंपल्स, द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट रिस्पॉन्ड्स टू द मोटर नर्व इंपल्स, सो दैट इज कॉल्ड इफेक्टर ऑर्गन। इफेक्टर ऑर्गन उसे ही कहते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्ड्स टू मोटर नर्व इंपल्स, तो ये भी आपको पूछ सकता है बच्चों कि इफेक्टर ऑर्गन का काम क्या है, रिस्पॉन्स टू मोटर नर्व इंपल्स। तो चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक और छोटा सा टॉपिक है रिफ्लेक्स आर्क, उसके बारे में समझ लेते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स क्या होता है, जिस पाथ को इंपल्स फॉलो करता है, ठीक है, जिस पाथ को इंपल्स फॉलो करता है रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान, जब रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है उस वक्त जिस पाथ को फॉलो करता है, दैट इज कॉल्ड पाथवे ऑफ रिफ्लेक्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये समझ लेते हैं कि रिफ्लेक्स आर्क किसे कहते हैं। अब देखिए बच्चों हम लोग रिफ्लेक्स आर्क को समझने के लिए कुछ इस तरह से समझेंगे, एक छोटा सा ऐसे चार्ट टाइप से बना लेंगे, उसके बाद समझेंगे। तो सबसे पहले अगर बच्चों में बात करूं स्टिमुलस की, स्टिमुलस एक चेंज है और स्टिमुलस जो चेंज है उसको रिसीव करता है हमारा रिसेप्टर, पेन रिसेप्टर्स, ठीक है। रिसेप्टर जो है इसे ट्रांसफर कर देता है सेंसरी न्यूरॉन में, मतलब रिसेप्टर के बाद सेंसरी न्यूरॉन, इस तरह से पहले हम लिख लेते हैं फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। सेंसरी न्यूरॉन, उसके बाद हमारा एसोसिएशन न्यूरॉन आता है, एसोसिएशन न्यूरॉन जो कि आपका स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है बच्चों, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया था। और एसोसिएशन न्यूरॉन फिर उसे ट्रांसमिट कर देता है मोटर न्यूरॉन में, और फिर मोटर न्यूरॉन से वो पहुंच जाता है आपका इफेक्टर ऑर्गन में, इफेक्टर ऑर्गन, या फिर आप मसल लिख लीजिए, मसल, ठीक है, मसल्स ऑफ इफेक्टर ऑर्गन ऐसे लिख लेता हूं मैं। अब देखिए हम लोग बहुत ही आसान तरीके से इसे समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक इमेजिनरी कैंडल मान लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये इमेजिनरी कैंडल है, अब मैं इसके पास हाथ लेके, मेरा हाथ ऐसे गया, ठीक है, ये कैंडल है, फॉर एग्जाम्पल ये कैंडल है, छोड़िए ये कैंडल है मान लीजिए। अब मैं यहाँ पे हाथ अपना लेकर गया और फौरन से मुझे कुछ फील भी नहीं हुआ है, रिफ्लेक्स एक्शन की बात कर रहे हैं, कुछ फील भी नहीं हो रहा है, क्योंकि मालूम था कि ये कैंडल है, मेरा हाथ जल सकता है, तो मेरा बॉडी उसमें ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स देता है, ठीक है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। ये मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, ऐसे क्या हाथ हटा लिया, ठीक है, तो ऐसे गया मेरा हाथ और मैंने फिर हाथ हटा लिया, ठीक है।
तो जैसे ही मैं ऐसे हाथ ले जाता हूँ इस कैंडल के पास, अब देखिए होता क्या है, मेरे बॉडी में एक चेंज होता है, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन जब परफॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे ले गया हाथ, फौरन से हटाया, इसका मतलब स्टिमुलस को किसने रिसीव किया, चेंज जो हो रहा है यहाँ पे उसे कौन रिसीव कर रहा है, तो वो रिसेप्टर रिसीव कर रहा है। अब रिसेप्टर इस मैसेज को रिसीव किया, इस चेंज को रिसीव किया, स्टिमुलस को रिसीव कौन किया, रिसेप्टर। अब रिसेप्टर का काम है इस इंफॉर्मेशन को इम्पल्स के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, इम्पल्स के फॉर्म में इसने इसे ट्रांसफर कर दिया। कहां ट्रांसफर कर दिया भैया, तो सेंसरी न्यूरॉन को ट्रांसफर कर दिया। अब सेंसरी न्यूरॉन का काम यह है कि वो इस मैसेज को ट्रांसफर कर दे किसके पास, एसोसिएशन न्यूरॉन को ट्रांसफर कर दे। अब देखिए बच्चों, एसोसिएशन न्यूरॉन जो है वो इस मैसेज को रिसीव करता है और उसके बाद ट्रांसफर कर देता है मोटर न्यूरॉन को। मोटर न्यूरॉन का जो एक्सन है, ठीक है, मोटर न्यूरॉन का जो एक्सन है वो इस मैसेज को ट्रांसमिट कर देता है इफेक्टर ऑर्गन के मसल में, मसल और ऑर्गन, मसल्स ऑफ द इफेक्टर ऑर्गन, ठीक है। मोटर न्यूरॉन का काम ये है कि वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के फॉर्म में यानी कि इंपल्स के फॉर्म में इस मैसेज को ट्रांसफर कर देता है इफेक्टर ऑर्गन के मसल को, और फिर वो मसल एक्शन लेता है। एक्शन इन द सेंस कौन सा एक्शन लेता है, ये एक्शन, ठीक है। कैंडल के पास में हाथ ले गया, मुझे कुछ हॉट फील भी नहीं हुआ है, गर्म फील भी नहीं हुआ है, लेकिन चूंकि ये रिफ्लेक्स एक्शन है तो ये हमारा बॉडी ऑटोमेटिक रिस्पांस देता है और मैं हाथ ऐसे हटा लेता हूं। तो ये इफेक्टर ऑर्गन एक्शन कौन ले रहा है, अगर ये सवाल कर दे तो एक्शन ले रहा है हमारा मसल्स, यानी कि मसल्स ऑफ द इफेक्टर ऑर्गन, ठीक है। तो यहाँ पे आज हमारा सेशन कंप्लीट होता है। तो बच्चों यहाँ खत्म होता है हमारा आज का टॉपिक जो कि स्पाइनल कॉर्ड और पीएनएस के ऊपर था, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आई होप कि आज का जो वीडियो था वो आपको पसंद आया होगा, मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो फिर चलिए, फिर आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं फिर आपसे अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे से, थॉरली। तो चलिए फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और उससे पहले फिर से मैं आप लोगों को एक बार और याद दिला दूं कि प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें जाके, ताकि मैं जैसे ही वीडियोस अपलोड करूं वो इंस्टेंटली आप तक पहुंच जाए। गुड बाय।